कुछ बच्चे ऐसे भी मिल रहे थे कि जो गुटखा खा रहे थे, खैनी खा रहे हैं और ये भी बोल रहे थे कि अगर मुझसे दोस्ती रखना है तो खाना पड़ेगा, नहीं तो मुझसे दोस्ती हटाना पड़ेगा। जब मैं 5वीं क्लास में गया तो दादाजी की भी मृत्यु हो जाती है। जब कंधे पे मैं कुदार लेकर मैं खेत में जाना स्टार्ट किया तो गांव वाले ने देखकर हैरान हो गए। मेरी जो पत्नी है यहाँ से कहीं और चली गई है तो आपको मैं नहीं रख सकता। एक रूम में मर्डर हुआ था, जहाँ पे मर्डर हुआ था कोई नहीं रहता था, लेकिन मेरे माइंड में खटक रहा था, हिट कर रहा था कि न जाने मेरे जैसे कितने बच्चों को ऐसा शोषण हो रहा होगा। और मैंने 51,000 पुस्तिका फ्री ऑफ कॉस्ट में निःशुल्क डोर टू डोर जाकर हमने बांटा। बहुत सारी जो महिलाएं भी हैं वो बीएड और ग्रेजुएट करके बैठी हुई है, तो मैंने सोचा कि उनको भी ट्रेनिंग देकर अपने विद्यालय में रखा जाएगा। मैं डॉक्टर गणेश कुमार, फाउंडर ऑफ अल्फा ग्रुप एंड मोटिवेशनल स्पीकर। जब मैं लगभग 5 वर्ष का था तो मेरे ऊपर से पिताजी का साया हट जाता है और हट जाने के बाद मुझे बहुत हर्ट फील होती है। और आप सभी भी समझ सकते हैं एक पिताजी का न रहना कितना दुख वाली बात है। उस समय से जिम्मेवारी मेरे दादाजी पे आ जाती है और दादाजी ने मेरा नामांकन एक प्राइवेट स्कूल में करवा देते हैं। और जब मैं 5वीं क्लास में गया तो दादाजी की भी मृत्यु हो जाती है और उस समय एकदम पूरा सैडनेस वाली फील हो जाती है। उस समय लगा कि मेरा यहाँ से फ्यूचर द एंड हो गया और मैं उस समय बहुत भावुक हुआ, खूब रोया, लेकिन फिर भी मैं अपना हौसला बरकरार रखा और माताजी को भी मैंने बरकरार रखा। और बरकरार रखने के बाद 2 से 3 मंथ जब मैं स्कूल में गया और जाने के बाद माताजी मेरी फी पेड नहीं करने की वजह से मुझे स्कूल से भी निकाल दिया गया। और निकाल देने के बाद जब मैं स्कूल से घर जा रहा था, आप समझ सकते हैं कि फी के कारण जब बच्चे को घर पे भेजा जा रहा था उस समय उसे कितना हर्टनेस फील होगा। और होने के बाद जब मैं घर पे गया, घर पे जाया पूरा दम भर मैं रोया। और रोने के बाद ये बात जो है माताजी को भी नहीं बताया कि मैं समझ सकता था कि माताजी भी जो थी मेरी एक हाउस वाइफ थी, वो कुछ नहीं कर सकती थी। और एक घर में कुछ एक अलग तरीका से रूल था कि माताओं और बहनों को घर से बाहर नहीं निकलना था उस समय। तो मैं इस चीज़ को वहाँ पे दाब दिया और मैंने माताजी से कहा कि मैं गवर्नमेंट स्कूल में जाना चाहता हूँ और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ूंगा और साथ में जो मेरे पिता और माताजी का जो भी दादाजी का खेत है उसमें मैं कुछ खेती का काम करूँगा। मैं खेती करना वहाँ से स्टार्ट किया और माताजी मेरा जाके गवर्नमेंट स्कूल में नाम लिखवा दिया। और वहाँ पे तरह तरह के बच्चे मिल रहे थे। कुछ बच्चे ऐसे भी मिल रहे थे कि जो गुटखा खा रहे थे, खैनी खा रहे हैं और ये भी बोल रहे थे कि अगर मुझसे दोस्ती रखना है तो खाना पड़ेगा, नहीं तो मुझसे दोस्ती हटाना पड़ेगा। उस समय मैंने कैसे भी उसको कंट्रोल किया। कुछ लोग ऐसे भी बोल रहे थे कि इसको मारना है, इसको पीटना है, यदि आप झगड़े में शामिल नहीं होंगे तो आप मेरे ग्रुप में नहीं होंगे। और वो चीज़ों से वहाँ पे निकलना एक बहुत बड़ी चैलेंजेस होती थी। उस समय पता नहीं चलता था कि कौन कैसा है, कौन बढ़िया काम कर रहा है। लेकिन जब भी मैं घर से स्कूल जाता था, माताजी ये चीज़ जरूर समझाती थी कि तुम जो है अच्छे से घर जाना और अच्छे से आना, ये सब नहीं करना, क्योंकि तुम समझ सकते हो कि तुम्हारे पे ही पूरा जिम्मेवारी है। और साथ साथ जब मैंने खेती करना स्टार्ट किया, जब कंधे पे मैं कुदार लेकर मैं खेत में जाना स्टार्ट किया तो गांव वाले ने देखकर हैरान हो गए कि शहर का बच्चा 5वीं क्लास तक शहर में पढ़ा और ये गांव में आकर कुदार लेके खेत में जा रहा है।
लेकिन वो एक एक पीठ पीछे कह रहे थे, लेकिन वो सामने ये नहीं हो सका कि आके चले और मुझे कुछ मदद कर सके। और यहाँ तक कि मैं जितने भी हमारे रिश्तेदार लोग भी हैं, वो भी नहीं मदद किए, और मैंने किसी से मदद भी नहीं मांगा। और मैं जो है काम करते गया, काम करते गया। और जब मैं खेत में जाता था तो भी वहाँ पे मैं रोता था कि मैं क्या कर रहा था। एक मेरा छोटा भाई भी था, उसको भी डांट कर काम करवाता था, और मुंह भी आता था कि ये भी इस करने लायक नहीं है, लेकिन क्या किया जाए, एक मरता क्या नहीं करता। ये सिलसिला चलते गया, चलते गया, धीरे धीरे बड़ा होता गया, और खेती थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करते गया, बढ़ाते गया। और धीरे धीरे जब मैं 10वीं क्लास में आया, 10वीं क्लास का जब टाइम टेबल आया, तो उसमें लगभग 10 से 12 दिन का था। तो मैं सोचा उस समय कि उससे पहले मेरे जितना खेत का जो पटवन था वो मार्च महीने में होती थी, गेहूं का खेती होता था उस समय। कुछ खेती जो बाढ़ पे भी होती थी, तो उस समय उससे पहले मैंने जाके पटवन किया और खेत पे गया। ये एग्ज़ाम के लिए रेडी हुआ। रेडी होने के बाद एक मेरा सेंटर जो पड़ा, एक डिस्ट्रिक्ट सेंटर जो आरा हुआ उसमें पड़ा। और पढ़ने के बाद एक रिश्तेदार जो मेरी आरा में रहती थी, और मेरी माता जी ने उन पे कॉल किया कि मेरा बेटा का जो है एग्ज़ाम आरा में पड़ा हुआ है, वो जाएगा और आपके पास रहेगा। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, भेज दो। जब मैं स्टेशन से उनके पास, उनके जगह पर आया और कॉल किया कि मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ, और जब मैंने कॉल किया तो वहाँ से आया कि मेरी जो पत्नी है यहाँ से कहीं और चली गई है, तो आपको मैं नहीं रख सकता। तो उस समय भी एक बड़ा पहाड़ जैसा टूटा। उस समय लगा कि आप, यदि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपका पिताजी एक उस स्टेटस नहीं है, तो आपको कोई रखने से भी मना कर दिया। और उस समय एक मित्र था, मैंने मित्र से ये सूचना दिया, और उन मित्र ने बहुत सोचा और समझा और बोला तू मेरे साथ चलो। और वो भी किसी रिश्तेदार के पास रहा, और मैंने वहाँ पे गया। उन्होंने खुशी खुशी मुझे एक्सेप्ट किया, और मैंने वहाँ पे रहा और एग्ज़ाम दिया। और फिर भी इस बात जो है मैंने माता जी को नहीं बताया। मैं समझ सकता था उस समय कि यदि आपके पिताजी चाहे जो भी कुछ नहीं कर रहे हैं, नहीं है, तो आपको कोई साथ देने वाला नहीं है, आपको खुद से लड़ना पड़ेगा। और मैंने लड़ा और वहाँ पे एग्ज़ाम दिया, और मैंने 10th जो है बढ़िया से पास किया। और मैंने मित्र को बहुत धन्यवाद दिया, और जहाँ पे रहा उसको भी धन्यवाद दिया, और वहाँ से मैंने चल दिया। एक अच्छा रिजल्ट घोषित हुआ। घोषित होने के बाद मैं 12th में एडमिशन एक डिस्ट्रिक्ट में लिया, और लेने के बाद वहाँ से ट्यूशन स्टार्ट किया। तो आने जाने में कठिनाइयाँ हो रही थी, परेशानियाँ हो रही थी अप डाउन करने में। तो एक लोग मुझे मिले, और मिले वहाँ पे एक रूम में मर्डर हुआ था। जहाँ पे मर्डर हुआ था कोई नहीं रहता था, और उस मकान मालिक ने लगा कि इसको शोषण करके ऑब्जर्व कर लिया जाए कि इन लोग जो है रूम में रहेगा तो मेरा भी हिफाजत होगा और हम भी नहीं डरेंगे। तो उसमें हम लोग रहना स्टार्ट किए, और कुछ दिन के बाद पता चला कि इसी रूम में मर्डर हुआ था। तो हम लोग एक आदत सी बन गई थी, और हमने रहा, और रहने के बाद वहाँ से 12th भी किया। और उसमें एक मेरा मित्र है जो धनंजय नाम का लड़का था, साथ में रहा। और बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, बहुत सारे लोग ऐसे भी मिले कि जो आपको शोषण करने के लिए भी आए आपके पास, कि कुछ पैसे देकर कुछ काम करवा दिया जाए लोगों से, क्योंकि आपके पास कोई गाइडलाइन देने वाला नहीं है। कोई लोभ लालच दे रहा था कि आपको ये करवा दिया जाएगा, वो करवा दिया जाएगा, आपको नौकरी लगवा दिया जाएगा। लेकिन मैं भटका नहीं, और अपने काम पे रहा और करते गया। वहाँ से मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन हुआ, जो एक नामचीन जगह हुआ, जो चेन्नई पौंडीचेरी में हुआ। और मेरा डिपार्टमेंट मिला इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। और मैंने घर पे बोला कि आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मेरा दाखिला वहाँ पे जाके कराना है। तो माता जी बोली कि कैसे होगा, रोने लगी, ये होगा, बहुत दूर जगह है,
कुछ होगा तो कौन देखने आएगा, कैसे जाओगे। मैंने माताजी से कहा कि आप चिंता ना कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, जैसे इतना दिन से चलते आया, और मैं अब बड़ा हो चुका हूँ। ये 2012 की बात है। 2012 के बाद मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया और कॉलेज जाया करता था, आया करता था, और साथ में पार्ट टाइम 2 घंटा 3 घंटा जॉब करता था, ताकि जो मेरी है जो खर्चा है वो निकल सके। और साथ ही साथ मुझे कुछ स्कॉलरशिप भी कुछ दिनों के लिए मिला, और वहाँ से मैं करते गया, निकलते गया। और साथ ही साथ जब 6 सेमेस्टर के बाद, 6 मंथ के बाद 1 मंथ के गैप होता था, उस समय जो बच्चे हैं, जो सब बच्चे घर जाते थे, और मैं उस समय अपने शहर में आकर, जो स्टेट शहर में जो पटना था, उस समय 1 मंथ में जॉब करता था, और घर पे आके फिर वापस वहाँ पे चला जाता था, ताकि यहाँ पे पूरी घर को भी देखना था और अपना भी काम करना था। धीरे धीरे ये सिलसिला चलता गया। और कुछ ऐसा होता था कि जब मैं जॉब करते पार्ट टाइम जाता था, उस समय भी मैं बहुत रोता था कि ये सब बच्चे को जब मैं देखता था कि कोई कार से आ रहे हैं, कोई आईफोन उस समय यूज कर रहा है, और मैं एक छोटा सा मोबाइल लेके अपना जरिया चला रहा था। और जब मैं वहाँ पे था तो 2 शर्ट पैंट पे मैंने गुजारा किया वहाँ पे, वो भी कहीं रिश्तेदार द्वारा दिया गया था, उसको सिलवा कर मैं अपना काम किया। और बहुत सारे बच्चे भी आपको मजाक भी उड़ा रहे थे कि क्या कर रहा है क्या नहीं। ये सब चीज़ मैंने झेलते गया, और तीसरा ईयर जब पार किया तो मेरा 4 कंपनियों में सिलेक्शन हुआ। और सिलेक्शन होने के बाद 3 कंपनी साउथ इंडिया में हुई, और 1 कंपनी नॉर्थ इंडिया में थी, जो एयर इंडिया सेट्स में थी। और मैं कंपनी फाइनल इंजीनियरिंग फाइनल होने के बाद मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद अच्छा खासा चलने लगा, सब कुछ सही हुआ, सही चल रहा था, घर वाले भी खुश थे, सब काम चल रहा था। लेकिन मेरे माइंड में खटक रहा था, हिट कर रहा था कि न जाने मेरे जैसे कितने बच्चों को ऐसा शोषण हो रहा होगा, और कितने बच्चे जो है फी के कारण, जिनके पिताजी का साया हट जाता है और वो बच्चे नहीं पढ़ पाते होंगे, उनके लिए क्या करूं। तो अचानक एक दिन ताबड़तोड़ डिसीजन लिया, और बिना ट्रेन में रिजर्वेशन कराए हुए एक जनरल बोगी में टिकट लेकर मैं आया, और सडनली बिना कहे हुए मैं घर पे आ गया। घर पे आने की पे माताजी मेरी चौंक गई, और चौंकने के बाद पूछा कि क्यों आया। तो मैंने उनको ये चीज़ बताया, और उसने 2 से 3 दिन उन्होंने मुझसे बात करना बंद कर दिया कि अब क्या कर रहे हो, अब थोड़ा सा हम लोग को हालत सुधरा तो तुम यहाँ पे आ गया। मैंने माताजी से बोला कि नहीं, मुझे ये चीज़ करना है। तो 3 से 4 दिन बाद उन्होंने बोला ठीक है जाओ तू करो। तो अचानक एक जो रूम था, एक स्कूल का जो कैंपस था वो खाली था। मैंने उनके ऑनर से संपर्क किया, और उन्होंने मुझे एक झटके में ही परमिशन दिया, और मैंने एक अल्फा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल का स्थापना किया, और 54 बच्चे से मात्र हमने स्टार्ट किया। और आज लगभग 3 से 4 ब्रांचेस चल रही है, जिसमें हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं, और 200 से लगभग आसपास कर्मचारी है, जो शिक्षक है, शिक्षकगण है और शिक्षिका है। तो ये सब आज मैंने किया, और साथ ही साथ मैंने उस समय भी एक संकल्प लिया कि ये चीज़ पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे ब्लॉक स्तर पे एक स्कूल का मैं निर्माण करूंगा, और निर्माण करके ऐसे बच्चों को मैं फ्री में पढ़ाऊंगा। और अभी करते आ रहा हूं, जो बच्चे जिनका सडनली किसी पिताजी का मृत्यु हो जाती है, उनको मैं सबसे पहले मैं अपना हाथ खड़ा करता हूं, और उनके 10वीं क्लास तक पढ़ाने के लिए मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, और आगे भी लूँगा। और हर ब्लॉक में जहां स्कूल होगा, ये जो रूल रेगुलेशन है वहाँ लागू होगा। और ये सिलसिला अभी चलते रहा। चलने के बाद लगा कि पेरेंटिंग की कमी हो रही थी, कि बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को सही तरीक़ा से गाइड नहीं कर पा रहे थे। कोई बच्चे जो है, कोई इधर भटक रहा है, ना उनको कहा जा रहा है कि आप इतने टाइम पे पढ़ो,
बहुत सारे बच्चे मोबाइल, टीवी, वीडियो गेम पे ज़्यादा बिजी रह रहे हैं, उनको आदत के कैसे छुड़ाया जाए। और बहुत सारे बच्चे हैं जंक फूड पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ये जो अपना जो खिचड़ी चोखा से ज़्यादा पिज़्ज़ा बर्गर पे ध्यान दे रहे हैं, तो उनकी आदत के कैसे छुड़ाया जाए। मैंने एक वीडियो बनाकर मैंने कैम करके मैंने लोगों को जागरूक किया, और जागरूक करने के बाद मेरा वीडियो धीरे धीरे विस्तार होने लगा। तो होने के बाद कुछ स्कूल वाले लोगों भी ने बुलाना स्टार्ट किया, मैं वहाँ भी जाके सेमिनार देना स्टार्ट किया और देते रहा। और फिर लगा कि अभी भी कुछ लोगों को पास मोबाइल नहीं है, तो मैंने एक बुक भी लिखा, और उस बुक का नाम है सक्सेसफुल पेरेंटिंग पुस्तक। उसमें मैंने लिखा कि जो बच्चे जो टीवी, मोबाइल, वीडियो गेम पे बिजी रह रहे हैं, उनको आदत से कैसे छुड़ाया जाए, और जो बच्चे झूठ बोल रहे हैं उनको कैसे समझा जाए कि मेरा बच्चे झूठ बोल रहा है, और जंक फूड से कैसे इनको दूर किया जाए। ये सारी चीज़ों लिखा, और मैंने 51,000 पुस्तिका फ्री ऑफ कॉस्ट में निःशुल्क डोर टू डोर जाकर हमने बांटा, और हमारी टीम द्वारा बांटा गया। और ये जो सिलसिला है अभी भी चलते आ रहा है, और मैं बांटते आ रहा हूँ, और ऐसे ऐसे ये चलता रहा, और मैं आगे भी करता रहूँगा। और मेरा उद्देश्य है कि 1,000 स्कूलों का ओपन करना, हर ज़िले में, हर ब्लॉक में ओपन करूँगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें शामिल किया जाएगा, और रोजगार के रूप में शामिल किया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे जो महिलाएं भी हैं वो बीएड और ग्रेजुएट करके बैठी हुई है, तो मैंने सोचा कि उनको भी ट्रेनिंग देकर अपने विद्यालय में रखा जाएगा। और इससे क्या होगा कि बहुत सारे बच्चों को जो कम पैसे में एक अच्छी क्वालिटी मिलेगी, और बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, और ये सिलसिला मेरा लगा रहेगा, और यही मेरा लक्ष्य है। मेरे प्यारे दर्शकों, मेरी कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी और इससे आप इंस्पायर हो रहे हो, तो आप मेरे स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।